तो दोस्तों, आपने पिछला एपिसोड जो देखा जिसमें सुसाइड पे सर ने बताया, तो उसमें सर ने उसका जो मेन रीज़न बताया वो डिप्रेशन बताया। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी डिप्रेशन के ऊपर सर से करेंगे कि डिप्रेशन है क्या और क्या कारण है इन डिप्रेशन के। क्या ये कोई फिजिकल एक्टिविटी है या कुछ ऐसा बायोलॉजिकल चेंज है जो हमारे मेंटल स्टेट को ख़राब कर देता है। और जैसा मैं समझता हूँ कि जो डिप्रेशन है वो एक मानसिक अवस्था है जो कभी भी किसी भी एज पर किसी के भी सामने आ सकती है। तो इसके लिए क्या उपचार की ज़रूरत है, कब इसमें दवाई की ज़रूरत है, तो इन्हीं सब की एक विस्तृत चर्चा पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सर नमस्कार। नमस्कार सर, तेज जी। थोड़ा सा बताइए सर, ये डिप्रेशन है क्या? अब शुरुआत डिप्रेशन की मैं यहाँ से करूँगा। आजकल लगभग सब लोग जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। जी। सबको पता है कि डिप्रेशन सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आजकल पब्लिक अवेयरनेस है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, सब डिस्कस करते हैं कि ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं और लोग डिप्रेस्ड हैं। लेकिन एक चीज़ जो जानने वाली है वो ये कि शब्द डिप्रेशन जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो डिप्रेशन बीमारी वाले डिप्रेशन से थोड़ा सा फ़र्क है। एक साइकियाट्रिस्ट जिसे डिप्रेशन कहता है वो एक बीमारी है, और जिसको बहुत सारे लोग डिप्रेशन कह देते हैं आसानी से, वो ज़रूरी नहीं है बीमारी वाला डिप्रेशन हो। डिप्रेशन की अवस्थाएं जैसे आपने पूछा, हाँ डिप्रेशन की अवस्थाएं होती हैं और बहुत प्रकार के डिप्रेशन होते हैं। डिप्रेशन आजकल डेफिनेटली एक बीमारी के रूप में भी और एक मन के रूप में भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी। अब हमें समझना ये है कि डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो बीमारी वाला डिप्रेशन क्या चीज़ है। देखिए, एक नॉर्मल इंसान, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे पहाड़ पे रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो या किसी भी मेट्रो सिटी में रहता हो, हम सबका मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, मन बदलता रहता है, मन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मन कभी खुश है तो मन कभी दुखी है, और वो दुख या सुख मन का थोड़े टाइम के लिए होना बीमारी नहीं है। बीमारी का डिप्रेशन जो होता है वो उसका एक अलग ही रूप होता है, और उस बीमारी वाले डिप्रेशन को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, उस पर हमें बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए, और उसके लिए ट्रीटमेंट, चिकित्सा ज़रूरी है। तो सर, हम ये कैसे देखेंगे कि ये बीमारी वाला डिप्रेशन है या नॉर्मल डिप्रेशन है? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा मन में उतार चढ़ाव आते कैसे हैं। जी। देखिए, जैसे मैं जा रहा हूँ आज, बिना किसी कारण के भी मेरा मन बहुत खुश हो सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आज हम सुबह उठे, मौसम बहुत अच्छा है, तो मन हमारा अपने आप खुश हो जाता है। हम छुट्टियों में जाते हैं, जी। पहाड़ पे गए, जैसे जैसे पहाड़ पे ऊपर चलते हैं हमारा मन अपने आप ही खुश हो जाता है, प्रकृति को देख के, नेचुरल एनवायरनमेंट को देख के, झरनों को देख के, सुंदर फूलों को देख के। तो और फिर जब वापस लौट के आते हैं 2 दिन 3 दिन की छुट्टी के बाद, और फिर जब नीचे भीड़ भाड़ में आते हैं तो फिर हमारा मन उदास होने लगता है, कहता है अरे फिर आ गए यहाँ पर। तो ये इतना सिंपल मन का उतार चढ़ाव क्या डिप्रेशन है बीमारी का? नहीं, हमारा मन हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। जी। अब जो पब्लिक इस्तेमाल करती है वर्ड डिप्रेशन, वो इन छोटे छोटे मन के उतार चढ़ाव को भी डिप्रेशन बोल देती है। बट डिप्रेशन है क्या? बीमारी वाला डिप्रेशन क्या है? बीमारी वाला डिप्रेशन वो डिप्रेशन की अवस्था है, वो मन की अवस्था है जिसमें मन हमारा हमेशा के लिए हर चीज़ में लगातार डिप्रेस चला जाए, मतलब लो की तरफ चला जाए। अच्छा, मतलब बार बार निगेटिव थॉट्स ही आना? बार बार नहीं, हर किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में निगेटिव देखना, हर वक्त, हर चीज़ पे, हर समय, हर वक्त, हर चीज़ पे, हर समय मन उदास ही रहे। मतलब जैसे आप मेरे पास आए, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सालों बाद आके मिले, आप मेरे लिए उपहार लाए, और मेरे पुराने दोस्त मिले, उनको देख के भी अगर मैं डिप्रेशन की अवस्था में हूँ तो मेरा मन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, मेरा मन उदास ही रहेगा।
कोई भी चीज़ मुझे खुश इतनी आसानी से नहीं कर पाएगी। अब ये जो मन की अवस्था है, ये हमारे विचारों को भी नियंत्रण में ले लेती है धीरे धीरे। मन से हमारा मन हमारे दिमाग को रंगने लगता है और उसी हिसाब से हमारे विचार भी बदलने लगते हैं। जैसे उसमें नकारात्मकता, हीन भावना, ये सब आने लगती है, हमारी सोच ही बदल जाती है। हर जगह हमें अंधकार ही नज़र आता है और मन गिरा हुआ रहता है। अब एक तरफ मन है और दूसरी तरफ विचार है, ये दोनों मिलके हमारी बॉडी पे ऐसा अफेक्ट डालते हैं कि हमारी नींद, हमारी भूख, हमारी सेक्स की इच्छा, ये सारी चीज़ें लड़खड़ा जाती हैं, गिर जाती हैं। ना हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा, ना भूख में, ना अच्छे खाने में, ना नींद अच्छी आएगी, और आ भी गई तो सुबह उठ के ताजगी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारा मन, हमारा दिमाग और हमारे जो नेचुरल रिदम है, हमारी जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं, वो भी प्रभावित हो जाती हैं। उसको डिप्रेशन कहते हैं। अगर हम इसको एक गाइडलाइंस के रूप में देखें तो लगभग आप ये माने, अगर किसी को इस उदासी की अवस्था में आत्महत्या का विचार आने लगे, किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा मन लगातार उदास होने लगे, शरीर की एनर्जी कम हो जाए, हमारे कार्य क्षमता कम हो जाए, हमारे सोचने समझने की जो मानसिक स्थिति है वो क्षीण हो जाए, हम समझ ना पाएँ, हमारा दिमाग तेज़ी से ना चले, हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएँ, हम सवालों के जवाब नहीं दे पाएँ, इस तरह के डिप्रेशन को बीमारी वाला डिप्रेशन कहने लगते हैं। अधिकतर क्या होता है कि इस तरह के बीमारी वाले डिप्रेशन को सब लोग नोट कर लेते हैं, कहने लगते हैं अरे इसमें बदलाव आ रहा है, ये ऐसा नहीं जैसे पहले था, ये बदलता जा रहा है, ये सबसे अलग रहने लगा है, ये कटने लगा है, अरे इसको क्या हो गया, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, हमसे बोलता क्यों नहीं। तो इस तरह की चीज़ें डिप्रेशन में आ जाती हैं। हमारी भूख मर जाएगी, हमारा वेट कम हो जाता है, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन के, बीमारी वाले डिप्रेशन के लक्षण हैं। ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के साथ आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर और क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आजकल तो अगर वेट कम हो रहा है तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार वेट कम हो गया है तो बड़ी अच्छी है, तो डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसलिए जब भी हम बीमारी वाले डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम एक लक्षण मात्र को नहीं देखते हैं। जैसे वेट लॉस डिप्रेशन का एक लक्षण है, लेकिन सिर्फ एक लक्षण के आधार पे हम ये डिसाइड नहीं करते कि इसको डिप्रेशन है, जब तक कि हमें मन की अवस्था साथ ना मिले और विचारों की अवस्था का साथ ना मिले। मान लीजिए किसी की नींद कम हो जाए और वो उससे खुश हो, किसी का वजन गिर जाए लेकिन वो उससे खुश हो और उसके विचार जो हैं सकारात्मक हो, तो वो डिप्रेशन नहीं है। मूड डिसऑर्डर यानी कि मन की अवस्था, डिप्रेशन किस में आता है, मन की अवस्था यानी कि मूड डिसऑर्डर, जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं। तो मूड डिसऑर्डर जो है, बिना मूड के हम उस बीमारी को स्थापित नहीं कर सकते हैं, हम उसका संज्ञान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूड ही नहीं है तो बाकी सारे लक्षण बेकार हैं। इसलिए मन एक सेंटर पॉइंट है, उसके चारों ओर विचार हैं, नींद, भूख, प्यास, वजन गिरना, इंटरेस्ट नहीं आना, आत्महत्या का विचार आना, ये उसके चारों तरफ है, मन सेंटर में है। इसलिए इन बीमारियों का नाम ही मूड डिसऑर्डर होता है। अच्छा सर, ये हम कैसे पता लगाएं कि हमारे फैमिली कोई मेंबर है और फैमिली मेंबर हमारे साथ बैठ के बात कर रहा है और एक अच्छे से मतलब बिहेवियर कर रहा है, लेकिन वो कहीं कहीं डिप्रेस्ड है, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि जो है ये डिप्रेशन का शिकार हो गया है, कि इसको डिप्रेशन हो गया है या फिर ये मतलब ऐसे डिसऑर्डर वाली बातें कर रहा है? देखिए, आप कहीं कहीं में, कहीं कहीं, कभी कभी वो डिप्रेशन को नहीं क्वालिफाई करता है। डिप्रेशन बीमारी को नहीं मानते हैं जब कोई चीज़ कभी कभी कहीं कहीं हो, लेकिन हर चीज़ में जब आपको दिखने लगे कि अरे तो इसकी भूख भी कम है, अरे इसकी नींद भी कम है, ये बोलता भी कम है, इसका चाल सुस्त हो गई है, इसका मन सुस्त हो गया है, इसकी एनर्जी कम हो गई है, ये पढ़ाई में गिरता जा रहा है, ये अपने काम ही नहीं कर पा रहा है, चिड़चिड़ा रह रहा है, फ्रस्ट्रेटेड रह रहा है, किसी से बोलता नहीं, ज़्यादा बोलो तो चिड़चिड़ाने लगता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको इकट्ठे एक लक्षणों में दिखाई देने लगे, एक ही इंसान में लगातार हमेशा हर वक्त दिखाई देने लगे, तो वो डिप्रेशन है। कभी कभी तो मेरा मन भी ख़राब हो सकता है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं वकील हूँ, मैं केस हार गया, मैं डिप्रेस हो सकता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी सर्जरी फेल हो गई और
पेशेंट को मैं नहीं बचा पाया तो मैं डिप्रेस्ड हो सकता हूँ, लेकिन वो डिप्रेशन छोटे टाइम के लिए होगा। बीमारी वाला डिप्रेशन इन नॉर्मल वन के डिप्रेशन से थोड़ा सा अंतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये डिप्रेशन है ये स्वतः ही ख़त्म हो जाता है कुछ समय के बाद, तो वो मतलब कुछ ऐसा होता है क्या कि बिना दवाई के ही डिप्रेशन ख़त्म हो जाए? देखिए, अगर हम मोटी मोटी चीज़ें मैं अगर आपको बताऊं तो दो तरह के डिप्रेशन हम देख सकते हैं। एक का नाम होता है रिएक्टिव डिप्रेशन और एक का नाम होता है एंडोजीनस डिप्रेशन। अब ये रिएक्टिव डिप्रेशन क्या है, ये एंडोजीनस डिप्रेशन क्या है? रिएक्टिव डिप्रेशन मतलब वो किसी की रिएक्शन से होगा। मतलब अगर किसी का रिएक्शन, मान लीजिए मेरे घर में किसी की डेथ हो जाए, या मेरी फैक्ट्री थी उसमें आग लग जाए, या मेरा हाथ पांव टूट जाए और उसकी वजह से मेरा मन सुस्त हो जाए, बीमारी वाला डिप्रेशन उस कारण से मुझे बन जाए, तो उसको रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। मतलब जिनके पीछे कोई रीज़न या कोई कारण हो, वो रिएक्टिव डिप्रेशन हो गया। मेरा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और मैं लगातार उदास हो गया, गिरता चला जा रहा हूँ, गिरता चला जा रहा हूँ, उदास होता चला जा रहा हूँ, जीने की इच्छा नहीं है, कुछ अच्छा दिखाई देता नहीं, कुछ सूझता नहीं, हेल्पलेस हूँ, होपलेस हूँ, वर्थलेस हूँ, तो वो डिप्रेशन की कैटेगरी आ गई। लेकिन कारण क्या था? मेरा ब्रेकअप, मेरा फाइनेंशियल लॉस, सोसाइटी में मेरी वैल्यू गिर जाना, मैं बदनाम हो गया, तो ये रिएक्टिव डिप्रेशन है। अब ये रिएक्टिव डिप्रेशन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है एंडोजीनस डिप्रेशन। एंडोजीनस डिप्रेशन मतलब ये हमारे अंदर से बिना किसी कारण के पैदा हो गया, इसको बाहरी कोई कारण नहीं चाहिए, ये हमारे अंदर अंदरूनी हार्मोन्स, न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर की बदलाव की वजह से हो रहा है, सेरोटोनिन की वजह से हो रहा है, एनर्जी हार्मोन्स जो हो रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो इसको कोई कारण नहीं चाहिए होता है और इसको मेलनकोलिक डिप्रेशन भी कहते हैं। ये डिप्रेशन काफ़ी खतरनाक होता है रिएक्टिव डिप्रेशन के मुकाबले। एंडोजीनस डिप्रेशन मतलब जो स्वतः होने वाला डिप्रेशन है, उसके सुसाइड जो होते हैं वो बहुत वेल प्लान्ड होते हैं। इसमें इंसान बिल्कुल ही होपलेस हो जाता है और मरने की 100% इच्छा रखता है। रिएक्टिव डिप्रेशन में क्या होता है, अधिकतर रिएक्शन में लोग मरने की कोशिश करते हैं, इम्पल्सिव सुसाइड करते हैं। पूरा सुसाइड नहीं होता, वो पार्शियल टाइप का सुसाइड होता है। इसमें कंप्लीट सुसाइड होता है, इसमें उसको मरना ही होता है, क्योंकि उसको चारों तरफ मेलनकोल मतलब चारों तरफ मेलनकोलिया अंधकार ही नज़र आता है। उसे इस अंधकार से बचने की रोशनी अपने जीवन का अंत ही नज़र आता है। उसको रास्ता ही ये नज़र आता है कि जब इस जीवन को समाप्त करूंगा तभी कहीं कोई आशा की किरण दिखाई देगी। तो सर इसके पीछे कोई ऐसा केमिकल चेंज ब्रेन के अंदर या फिर कोई अपना मतलब कुछ ऐसा पारिवारिक कलह या कुछ भी कह सकते हैं? नहीं, पारिवारिक कलह रिएक्टिव डिप्रेशन। ये एंडोजीनस डिप्रेशन ये बिना किसी कारण के पैदा हो जाएगा, अपने आप पैदा हो जाएगा। तो ये बॉडी का एक बीमारी हो गई, ये बॉडी वो भी बीमारी है। अच्छा जी। क्योंकि उसने डिप्रेशन के सारे लक्षणों को अपने अंदर समेट लिया और 2 हफ्तों से ज़्यादा समेट लिया। ये बीमारी वो भी है, ये भी है, लेकिन ये उसकी वैरायटी है। ये एंडोजीनस जो है बहुत खतरनाक डिप्रेशन है, क्योंकि इसका कोई कारण ही लोगों को समझ में नहीं आएगा, अपने आप ही ऐसा होगा। इसके अंदर आते हैं रिकरेंट डिप्रेसिव, मतलब आज हुआ, 2 साल तक रहा, फिर कोई कारण नहीं आया, 4 साल के बाद फिर आ गया, फिर कुछ दिनों ट्रीटमेंट हुआ, दवाइयाँ चली, वो रिकवर हुआ, पेशेंट ने दवाई छोड़ दी, फिर से वो डिप्रेशन में चला गया। तो इसमें पेशेंट बार बार डिप्रेशन में जाता रहता है अंदरूनी कारणों की वजह से। इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे न्यूरोकेमिकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें सोशल एंगल कम होता है, जैसे कि रिएक्टिव डिप्रेशन में सोशल एंगल ज़्यादा होता है, इसमें सोशल एंगल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसमें अंदर से ही डिप्रेशन पैदा होता है बिना किसी कारण के। इसको कहते हैं एंडोजीनस डिप्रेशन। अधिकतर क्या होता है जो रिएक्टिव, जैसे आपने पूछी इनकी मियाद क्या है, ये कितने समय तक चलते हैं या अपने आप जा सकते हैं? बिल्कुल। तो जो रिएक्टिव डिप्रेशन है उसकी लेंथ मतलब उसकी सीमा इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो आए 3-4 महीने में अपने आप भी कई बार समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो दवाई से हो, चाहे वो अपने आप हो, चाहे वो काउंसलिंग से हो। जो एंडोजीनस डिप्रेशन है उसकी मियाद बहुत लंबी होती है। वो कई बार क्या होता है कि वो 1 साल 1.5 साल तक चला जाता है, और कई बार ये एंडोजीनस डिप्रेशन जो है वो परसिस्टेंट डिप्रेशन में बदल जाता है, क्रॉनिक डिप्रेशन में बदल जाता है। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि एपिसोड्स में आते हैं कि 2 साल के लिए
2 साल बाद आया, फिर 4 साल बाद आ गया, फिर 8 साल बाद आ गया, है ना। और आया तो कम से कम 1-1, 1.5, 2-2 साल के लिए आया। और ये भी कभी कभी मॉडिफाई हो गए परसिस्टेंट क्रॉनिक डिप्रेशन में, मतलब वो हमेशा ही सारे लाइफ टाइम के लिए ही डिप्रेशन में चला जाता है, वो कभी उस बीमारी से उबर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर के केमिकल, उसके अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर, उसके अंदर के जीन्स, जेनेटिक फैक्टर्स उसको कभी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए मौका ही नहीं देते, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता इन बीमारी के कारण। घर बैठे या फिर जॉब के साथ अगर आप अलग से पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आज ही ब्रेनवेव साथी के साथ जुड़िए। तो सर मीन्स इसका ये हुआ कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, उसे लग रहा है कि भाई इसे डिप्रेशन में है, तो सबसे पहले उसकी वो जेनेटिक चेक करें कि अगर कोई जेनेटिक में किसी को है डिप्रेशन तो वो एक मेजर डिप्रेशन हो सकता है ना। क्योंकि अगर हम किसी बंदे से कहते हैं कि यार तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के जाना चाहिए, तो 99% लोग ये कहते हैं मैं पागल थोड़ी हूँ। और डिप्रेशन वाला बंदा कहता है मुझे कौन सा डिप्रेशन है, तुम्हें डिप्रेशन है। नहीं, ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। जो पागलपन वाला होता है वो पेशेंट कहेगा वो हेल्प के लिए कभी नहीं आएगा जी। वो पागलपन वाला पेशेंट कहेगा मुझे कोई बीमारी थोड़ा ना है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से दुनिया गलत है, वो सही है। डिप्रेशन वाला पेशेंट अधिकतर ये जानता है कि मैं परेशान हूँ, उसे घर वाले भी समझते हैं कि ये परेशान है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसको ठीक करने के लिए कोई सुविधा भी है क्या, कोई तरीका है क्या। उनको लगता है ये तो बस हो गया तो हो गया, अब इसका कुछ उपाय नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, इन सबका रोल आता है। और हाँ, जैसे आप कह रहे थे, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का इनकी मदर को भी था, सिस्टर को भी था, भाई को भी था, इन सब लोगों को अधिकतर मन उदास होने की समस्या आ जाती है बीच बीच में, तो डेफिनेटली फिर आपको ये सोचना चाहिए कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, क्योंकि वो उसका रिस्क फैक्टर बढ़ गया जी, क्योंकि वो जीन्स में जा रहा है। ये एक तरीका है, अगर आप नहीं समझ पा रही हो, देखने का कि फैमिली में अगर कई सारे लोगों को ऐसा है तो ये एक बीमारी हो सकती है और जीन्स पे निर्भर कर सकती है। तो ये क्लू दे देगा आपको कि हाँ, जेनेटिक फैक्टर है इसमें। और अगर ऐसा है तो अपने साइकेट्रिस्ट के बाद जाके आप उनको ज़रूर बताएं कि इनकी मदर में भी था, इनकी फैमिली में भी था, तो वो अपने आप ही उस तरह से अपनी दवाई के या अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने प्लान्स को बनाएगा जिससे कि पेशेंट ट्रीट हो पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस तरीके से पेशेंट को समझाया जाए कि भाई अब तुमको जो है यार डॉक्टर के चलना चाहिए तुम्हें, मतलब क्योंकि वो क्या वर्ड्स यूज़ करे जाएँ, क्योंकि अब उससे हम कहेंगे भाई तुम्हें डिप्रेशन हो गया, तुम पेशेंट हो गए, तुम डॉक्टर पे चलो, तो उसको किस तरीके से समझाया जाए? हाँ, मेरे विचार में, मेरी पर्सनल राय है कि एकदम से ऐसे ना कह के कि वो पेशेंट हो गया, इस तरह के पेशेंट को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशानी है, चलिए एक बार चल के एक सलाह मशवरा कर लेते हैं, एक बार जाके पूछ लेते हैं कम से कम, क्योंकि अधिकतर इस तरह के पेशेंट्स को नींद की समस्या होती है, भूख की समस्या होती है, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उनको पूरा बताएं कि इस तरह से चल रहा है, और फिर उनसे कहें कि पेशेंट को समझाएं कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम आपकी नींद अच्छी आनी चाहिए, आपको भूख ठीक लेनी चाहिए, हम बेसिक चीज़ों को सही करते हैं। इतना भी क्लू लेके आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो साइकेट्रिस्ट को समझ के अपने आप ही डिप्रेशन के रूप में डायग्नोस करने में सक्षम रहेगा और उसकी मदद कर सकता है। तो मेन चीज़ है उन लोगों को पहले मोटिवेट करें, मोटिवेट करके समझाएं और फिर उनको लेके जाएं डॉक्टर के, क्योंकि बहुत से लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि मुझे तो डॉक्टर के जाना ही नहीं है। हाँ, मैं इससे हटके भी आपको 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि जो ये एंडोजीनस डिप्रेशन जिसकी मैंने बात करी थी, ये इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि एक कैटेगरी आती है जिसमें पेशेंट इतना डिप्रेस हो जाता है कि एक घनघोर मानसिक रोगी के एंड तक पहुंच जाता है, मतलब उसको साथ में पागलपन जैसा भी स्थिति बन जाती है, इतना डिप्रेशन के जो, हाँ, उसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम। साइकोटिक मतलब कि वो अब एक नॉर्मल बाउंड्री से पार होके एबनॉर्मल बाउंड्री में पहुंच गया, मतलब उसको अब दुनिया जो दिखाई पड़ रही है वो एक डिफरेंट एंगल से ही दिखाई पड़ रही है। उसको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है जो हो रहा है, उसको वो दिखाई पड़ रहा है जो है ही नहीं। मतलब डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स में कैसा होगा, कई बार पेशेंट कैसे कहेंगे, अरे मेरे पेट में तो आती नहीं, मेरा खाना कहाँ गया मुझे पता ही नहीं, मैं अंदर से खोखला हो गया,
मुझे कानों में आवाज़ आ रही है, कोई मुझे डरा रहा है, कोई मुझसे कह रहा है मर जा, यहाँ से कूद जा, तेरी ज़िंदगी बेकार है, तू आत्महत्या कर ले, इस तरह की आवाज़ें आने लगती हैं कान से। तो ये डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम, ये एंडोजीनस डिप्रेशन का एक वैरायटी होता है, सबसे ख़राब वैरायटी होता है। ये सीवियर डिप्रेशन में आता है। इसमें क्या होता है, उस डिप्रेशन के साथ साथ में एक पागलपन जैसे लक्षण भी साथ में आ जाते हैं। पागलपन क्यों? पागलपन किसी का नामांकन करने के लिए नहीं है। पागलपन सिर्फ एक शब्दों को समझाने के लिए है कि मतलब उसको ऐसी आवाज़ें आना जो और लोगों को आती नहीं है। उसे ऐसा लगता है लोग मुझे मारने आ रहे हैं, मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ, तो लोग ढूंढ के मुझे मार देंगे। लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि देखो कितना ख़राब आदमी जा रहा है, इसने कितना बुरा काम किया है, इसकी ज़िंदगी लानत है। उसको वो नहीं होते हुए भी वो दिखाई देने लगता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जबकि कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसको अपने आप में रियली ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और धीरे बढ़ते बढ़ते उनको उन लोगों के जो भाव हैं उनके साथ साथ में उनकी आवाज़ें भी आने लगती हैं। जैसे मेरे कान में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन रात में बैठे बैठे डिप्रेशन में मुझे नींद नहीं आ रही है और कानों में आवाज़ें आ रही हैं, देख कितना अच्छा मौका है, अब तू छत पे जा और जाके यहाँ से कूद जा, जिससे कि तेरी ज़िंदगी ख़राब जो है वो समाप्त हो जाए और फिर तेरे को एक नया जीवन मिल जाए। तो इस तरह के लक्षण डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं डिप्रेशन विद। तो सर अगर जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको एकदम से कोई बात करो तो उनको नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं, उस पर एक फियर फैक्टर रहता है कि यार मतलब ये मेरे पीछे आ गया, या ये बंदा मुझे देख रहा है, या बंदा ये मेरा कहीं बिगाड़ ना दे कुछ, तो ये भी क्या डिप्रेशन का पार्ट? ये डिप्रेशन का पार्ट हो सकता है, बिल्कुल। जैसे मैंने अभी समझाया कि उसे शक होने लगे जी, कि वो वहाँ कोई ज़्यादा शक की मिजाज, हाँ, कि वो डिप्रेशन के साथ में शक भी जुड़ जाए, जो नहीं हो रहा है वो भी उसको लगने लगे, और किसी को नहीं लग रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि ऐसा उसके साथ में। तो सर इसको ये तो नहीं कहेंगे वो सोचता ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा मतलब दूर तक सोचने वाला कि ऐसा होगा तो ये कर लूँगा? वो सोच भी खराब है, और वो सोच जो है वो डिप्रेशन का अंग है। तो कुछ भी हो, वो एक पूरी बीमारी है जिसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और तुरंत आवश्यकता है। इस तरह के पेशेंट को तुरंत अर्जेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उसमें डिले नहीं करना चाहिए, वो डॉक्टर को ही दिखाना है। अच्छा सर, जैसे एक लड़का और लड़की है और मान लीजिए उसमें कोई इनके ब्रेकअप हो जाता है। अब जब ब्रेकअप नहीं था तब तक तो दोनों के दिमाग बहुत अच्छे चल रहे थे और बहुत अच्छे से, कोई ऐसे डिसऑर्डर्स नहीं थे, कोई ऐसा डिप्रेशन लेवल नहीं था। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ तो ऐसी क्या मनोस्थिति उनकी होती है, क्या चेंजेस आते हैं जो ये सुसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में आ गए? ऐसा क्या डिप्रेशन की तरफ से क्या रिएक्शन होता है उनके? रिएक्टिव डिप्रेशन। अच्छा, रिएक्टिव डिप्रेशन। हाँ, ये इंस्टेंट होता है सर? ये इंस्टेंट होता है कि आज ब्रेकअप हुआ, मन उदास हुआ, सब कुछ खराब लगने लगा, चिड़चिड़ापन आ गया, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सुसाइडल थॉट आने लगे, इम्पल्सिव, मैं अपने आप को मार लेता हूँ। उसमें ज़्यादा प्लानिंग नहीं है, बस बहुत खराब हो गया मेरे साथ, मुझे ख़त्म कर लेना है। तो रिएक्टिव डिप्रेशन है ये, किसी कारण से कुछ हुआ। तो सर इसके कोई ऐसे सिम्टम्स या कॉज, मतलब जिसको क्योर खुद भी करा जाए? क्योंकि ऐसे कुछ बंदे बताते नहीं, शेयर नहीं करते कि मैं इस तरीके से रिएक्टिव डिप्रेशन। इन चीज़ों को, डिप्रेशन को खुद से क्योर करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही करना चाहिए। अच्छा। इन चीज़ों के लिए प्रोफेशनल सलाह ही लेनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी को तो ये लगेगा ना, बाई चांस उसको मन में ये आ गया कि मुझे मर जाना है, तो खुद से कैसे करेगा? उसको तो एंड ही अपने जीवन का अंत। लेकिन सर कभी कभार जैसे मान लीजिए उसके फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं कि भाई इसका ब्रेकअप हुआ है ना, तो अभी इसका थोड़ा मूड खराब है, अभी इसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़े दिन में सही हो जाएगा। नहीं, वो कब डिप्रेशन में बदल जाएगा वो उनको पता भी नहीं चलेगा। और ब्रेकअप हुआ भी है तो वो भी अपने आप में एक स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बात करेंगे, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में बात करेंगे, वो भी एक बीमारी है। तो इस प्रकार के लक्षणों को किसी भी प्रकार से नकारना ठीक नहीं है। इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, और प्रोफेशनल हेल्प बहुत आसान है, बहुत सस्ती है, और हमें उसके लिए जाना चाहिए, उसको लेना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। अपनों को और अपने सपनों को करें सुरक्षित हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे के साथ कुछ गलत हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन आई जो वो जिसमें वो गलत हो गया उसके साथ, मान लीजिए कुछ भी था XYZ, और फिर वही रिपीट हो गई दोबारा, तो वो कहीं बंदा अपने को विक्टिम महसूस करने लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है,
ये मैं ही कहीं गलत तो नहीं हूँ, मेरे ही साथ है। तो ऐसे थॉट जो है डिप्रेशन का, ये भी पार्ट कोई डिप्रेशन है सर क्या? बिल्कुल। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो मनोबल है वो टूट जाता है और अपने नेगेटिव विचारों की वजह से उसके अंदर इतनी हीन भावना आ जाती है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं विक्टिम और कभी कभी कल्प्रिट दोनों ही समझने लगता है कि मुझसे ही गलती हुई, मैं ही गलत करता हूँ, मैं ही ऐसा हूँ। तो ये वाला एक रिलेशनशिप, एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो हीन भावना से ग्रस्त होता चला जाता है और धीरे 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 उसे हर चीज़ पे लगता है। सपोज कि आज किसी कारण से मुझे डिप्रेशन हुआ और वो कारण नेचुरल था कि ऐसा उससे डिप्रेशन हो सकता था। अब मुझे पूरी तरह डिप्रेशन बन गया, डिप्रेशन बीमारी वाला रिएक्टिव डिप्रेशन बन गया और मैंने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया। डिप्रेशन जब आता है तो याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, मतलब सोशो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन हो जाता है। सोशो मतलब सोशल और ऑक्यूपेशनल मतलब जो हम काम करते हैं वो हमारा प्रोफेशन। डिसफंक्शन मतलब कार्य क्षमता का घटना या बिल्कुल शून्य हो जाना। तो सोशल एंगल से और प्रोफेशनल एंगल से हमारे काम करने, सोसाइटी में घुलने मिलना और प्लस हमारा प्रोफेशनल, हमारे काम करने की क्षमता जिससे हम खाते कमाते हैं, जीते हैं, उन दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर मान लीजिए मुझे डिप्रेशन हुआ तो मेरा जो सोशल है, मेरा सोशल एंगल जो है, आप हो गए, मेरी फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, मेरा क्लिनिक का स्टाफ हो गया, मेरे डिपार्टमेंट के लोग हो गए, उनसे मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मैं उनसे बोल नहीं रहा हूँ। तो कोई आदमी मुझे ये समझ सकता है कि ये तो बहुत ईगोइस्टिक है, ये बोल नहीं रहा है। उसको लगेगा कि ये तो बहुत ईगोइस्टिक हो गया, इसने बोलना बंद कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इसको डिप्रेशन हो गया, ठीक है। और चलते फिरते वो कमेंट करेगा कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। तो उससे क्या होगा, फर्दर फिर से मेरे अंदर एक हीन भावना आ जाएगी, लो मैं पहले से ही डिप्रेस्ड हूँ और अब लोग मुझे ताने भी मार रहे हैं। मेरा काम करने की क्षमता तो गिरी रही थी, अब उस काम करने की क्षमता की वजह से जो मेरा प्रोफेशनल एंगल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब उस प्रोफेशनल एंगल, कार्य क्षमता में जब डिस्टर्बेंस आएगा तो मुझसे आगे बहुत सारी गलतियां होती चली जाएंगी। पहले मैं वो काम 1 घंटे में करता था, अब मुझसे वो काम 3-4 घंटे में भी नहीं होता और वो भी ठीक से नहीं होता। मैं हैंडल ही नहीं कर पाता सिचुएशन को। तो आगे चल के धीरे धीरे गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, और फिर वही वाली भावना कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, अपने को विक्टिम बना लिया, अपने आप को विक्टिम। और फिर वो ऐसी स्टेज आई कि ये सब मेरी वजह से है, मैं ही खराब हूँ। अब विक्टिम से मैं कल्प्रिट बन गया कि हाँ मैं ही गुनहगार हूँ। तो इसमें सर जैसे वो लास्ट में वो अपने आप को बंदा मारने भी लगते हैं बहुत से, तो ये वो पार्ट होता है कि वो अपने थप्पड़ मार रहा है, अपने कर रहा है, तो एक डिप्रेशन की एक विक्टिम जो समझ रहा है, तो वो एक मतलब एक उसका अलग सैन्य, वो एक उसका अलग ही एंगल चला गया है ना। अपने आप को काटना, अपनी नसें काटना, पूरा सुसाइड कर लेना, सामान फेंकना, तोड़ना, ड्रिंक करना, नशा करना, दूध पड़े रहना, लोगों से बोलना नहीं, ये सारी चीज़ें फिर डिप्रेशन को उस तरफ खींच। तो ये ऐसे लोगों को पहले हमें मोटिवेट करना है और मोटिवेट करने के बाद उनको जो मतलब प्रोफेशनल हेल्प है वहाँ तक लेके जाना है, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाइए। इस तरह के लोग कई बार इतने डिप्रेशन में आते हैं, अपने बाल उखाड़ने लगते हैं। बाल उखाड़ के, बाल के पूरे हिस्से उखाड़ देते हैं, खाने लगते हैं बाल को। हाँ, अपनी स्किन नोच लेते हैं, जगह जगह गट्टे कर लेते हैं, अपने आप को काटने लगते हैं जगह जगह से। जैसे आपने वो ब्रेकअप वाला बताया था, उनको इतना पेन होता है, अपना इतना ज़्यादा अंदरूनी पेन, इमोशनल पेन होता है कि अपनी बॉडी को काट काट के नाम लिखने लगते हैं, अपने यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। तो उस इमोशनल पेन के आगे उनको फिजिकल पेन महसूस ही नहीं होता है। अच्छा सर, इसमें क्या कुछ जैसे एज, जेंडर ये भी वैल्यू करते हैं कि भाई ये लड़का है या लड़की, इनमें डिप्रेशन ज़्यादा होगा या कुछ ऐसा होता है? डिप्रेशन में एज, जेंडर, इन सब चीज़ों का अच्छा खासा रोल है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन का, जो एक बीमारी है और बहुत कॉमन बीमारी है और लोग इसके बारे में नहीं जानते अपने देश में। देखिए, डिप्रेशन की कोई एज नहीं होती। 8 साल का बच्चा भी डिप्रेशन में आ सकता है अगर उसके जेनेटिक रीजंस हैं या कई बार रिपीटेड फेलियर से। तो 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के आदमी तक में या 80 साल की औरत तक में डिप्रेशन आ सकते हैं। लेकिन फीमेल्स में जो है, औरतों में डिप्रेशन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है मेल्स के मुकाबले। मेल्स की अगर 12% तो उनकी 14%
वो थोड़ा सा डिप्रेशन के मामले में आगे चलती हैं फीमेल्स। अच्छा, लेडीज फर्स्ट सर। एक तरह से। अच्छा, तो ऐसा क्या रीज़न है सर वैसे? देखिए, उसका रीज़न ये होता है कि फीमेल्स, मान लीजिए फीमेल्स में क्या होता है कि उनके पास इमोशनल वेंटिलेशन की जगह बहुत कम होती है। अगर मैं मेल हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं ऑफिस में जाके, सोसाइटी में जाके, यार दोस्तों में बैठ के ड्रिंक करके अपना डिप्रेशन मिटा सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, लोग हैं मेरे पास क्योंकि मैं घर से बाहर निकलता हूँ। उस औरत के बारे में कल्पना कीजिए जिसके घर में कोई है ही नहीं, बस काम का बर्डन है और घर पे 4 बच्चों को संभालती है और सास ससुर की सेवा करती है और बातचीत करने के लिए कोई है नहीं उसकी एज ग्रुप का। हस्बैंड जो आता है रात के 10 बजे आता है, वो अपना खुद ही थक के आ रहा है, उसकी बात सुन ही नहीं सकता है, अंदर ही अंदर वो घुटती चली आती है, बोलने के लिए जगह ही नहीं है। और जगह अगर किसी से बोलेगी तो उसे साधन ढूंढने नहीं आते हैं, उससे कैसे निपटे और कैसे कहे कि मुझे बीमारी हो गई है और मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो इसलिए उनकी जो रिस्क फैक्टर होते हैं फीमेल्स के, वो डिप्रेशन के लिए हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो सर इसका तो मतलब एक सिंपल, अगर हम वन लाइन में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड को या किसी को भी फैमिली में जरूर समय देना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार भी बात करी थी, हमने बात करी थी कि एक टेबल पर बैठ के फैमिली टाइम प्रॉपर होना चाहिए जिससे हम आपस में बात कर पाएँ और उन चीज़ों का समाधान ढूंढ पाएँ। समाधान ना भी ढूंढ पाएँ तो कम से कम एक दूसरे की बात को समझ के एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं और हेल्प ले लें टाइम पर, जिससे कि वो चीज़ आके लाइफ लॉन्ग ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने डिप्रेशन को बढ़ाया, इन चीज़ों को बढ़ाया, तो उसका ट्रीटमेंट फिर अनिश्चित काल के लिए हो जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, उसकी कोई मियाद नहीं रहती, आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ सकती है। साइकियाट्री के क्षेत्र में जितना जल्दी करेंगे उतना ही आसान होगा, उतना ही सस्ता होगा, वरना रेगुलर ज़्यादा दिन तक दवाई खानी पड़ सकती है, वरना सारी ज़िंदगी भी दवाई खानी पड़ सकती है और सारी ज़िंदगी खाने के बाद भी उतने अच्छे रिजल्ट, लक्षण आपको ना आए जितने कि शुरुआत में आते। और हमारे केस में, हमारे देश के केस में मैं आपको बताऊं, सिर्फ 1/3 लोग ही साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं। 1/3, बाकी सारे या तो डिप्रेशन को समझ नहीं पाते और डिप्रेशन को समझ भी आते हैं तो जैसे डिप्रेशन में किसी को घबराहट हुई, डिप्रेशन की वजह से किसी का पेट गड़बड़ा गया या भूख मर गई, तो कहाँ चला गया? पेट के डॉक्टर के पास चला गया। पेट में अपच हो रही है या गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, उनको लगता है गैस बन रही है, अरे वो गैस नहीं बन रही, वो डिप्रेशन की वजह से है। अच्छा, मतलब मेंटल स्टेटस चेंज हो गया, मेंटल स्टेटस की वजह से पूरी बॉडी इफेक्ट हो गई। हाँ, तो वो सालों तक गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास घूमता रहेगा। या डिप्रेशन की वजह से उसे घबराहट है, दिल की धड़कन बढ़ रही है डर के मारे, घबराहट के मारे, कानों में आवाज़ें आ रही हैं किसी के बोलने की, वो घबरा रहा है, बहुत डर रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो वो पहुंच गया कार्डियोलॉजिस्ट के पास। अभी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, इसके थेरेपी में भेजना है, इसकी दवाई क्या स्टार्ट करें तो कितनी करें, कैसे करें, कब तक करें, और वो पेशेंट बीच में अटक जाता है। और जब तक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचता है तो अमूमन तौर पे साइकियाट्रिस्ट के कांटेक्ट आने का टाइम 6 साल तक होता है, मतलब वो 6 साल बीत गए होते हैं जब वो साइकियाट्रिस्ट के कांटेक्ट में आता है, और तब तक उस बीमारी की जड़ें मजबूत हो चुकी होती हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास आते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि इस तरह का कोई डॉक्टर। तो सर कुछ ऐसा टेस्ट भी होते हैं, मतलब डायग्नोसिस होते हैं जो साइकियाट्रिस्ट एक नॉर्मल आदमी जाए वो अपने को चेक कराने जाए कि था मैं सही? बिल्कुल, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओ, जब मैं दिल्ली वगैरह में था तो नॉर्मल लोग भी आते थे, सिर्फ जैसे रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकअप की तरह कि आप मुझे देख के बताओ कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं स्ट्रेस में जीता हूँ या नहीं, मुझे डिप्रेशन तो नहीं हो गया है, मुझे स्ट्रेस तो नहीं है, और अगर मैं ठीक भी हूँ तो अपनी कार्य क्षमता को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब एज ए लाइफ कोच की तरह बिल्कुल। इसलिए इसी एस्पेक्ट में हम आगे भी बात करेंगे, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। ये एक अपने आप में एक दूसरा ही चैप्टर है, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, एक मेजर डिप्रेशन मतलब देखा जाता है कि जैसे किसी लेडी ने, एक तो कंसीविंग टाइम जो होता है उसका, कि जो उसका 9 मंथ्स का पीरियड है डिलीवरी का, और एक आफ्टर डिलीवरी, ये सर क्या डिप्रेशन के बड़े ज़्यादा बंदे? बहुत बड़े कारण है। बहुत ही सुंदर सवाल है आपका, बहुत ही समझदारी वाला सवाल है, मैं इसके बारे में ज़रूर आपको बताता हूँ। देखिए, जब शादी होती है किसी लड़के की, उसका सोशल एंगल बदल जाता है, तो वो एक नए एनवायरनमेंट में आ जाती है, नई दुनिया में आ जाती है, नए रोल्स और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ जाती है। और जब वो कंसीव करती है, मतलब गर्भवती होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे थायराइड के चेंजेस, है ना। तो उन सब चीज़ों से डिप्रेशन से ग्रस्त होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। स्टडीज़ कहती हैं लगभग 80%
लेडीज़ को डिलीवरी के बाद कुछ ना कुछ इस तरह की मानसिक अस्थिरता आती है। 80% बिलीव 80% 100 में से 80 लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है, जिसको यूरोपियन वर्ड में हम कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़। अच्छा, पोस्टपार्टम ब्लूज़ मतलब डिप्रेशन। पोस्ट मतलब बाद में, और पार्टम मतलब डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद में बहुत सारी लेडीज़ में इस तरह के मनोरोग आते हैं, जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। उसमें उनके मन में अधिकतर क्या होना चाहिए, डिलीवरी के बाद लेडी खुश होती है, लेकिन ऐसा ना हो के इसके विपरीत होता है। वो खुश नहीं हो पाती, उन्हें सोशल एंगल से ऐसा लगता है कि लड़की हो गई, लड़का होना चाहिए था, या उसके मन मेरी फिगर ख़राब हो गई, या वगैरह वगैरह, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई, मेरा रोल और ज़्यादा बढ़ गया, मैं कैसे हैंडल करूँगी, ये सोशल एंगल हो गया। इसमें मिक्सचर है दोनों का। साथ में हार्मोन चेंजेस चल रहे हैं, बॉडी के अंदर खुद के चेंजेस चल रहे हैं, तो वो दोनों मिलके ये डबल इम्पैक्ट हो गया। ये दोनों चीज़ें मिलके पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की एक बीमारी को पैदा करते हैं, जिसके बारे में हमारे देश में जागरूकता कतई नहीं है। ये डिप्रेशन एक बिल्कुल ही अलग टाइप का डिप्रेशन होता है। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की परवरिश, बच्चे की ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ता है, और फीमेल पे भी पड़ता है, और साथ में उसकी फैमिली पे भी पड़ता है। तो पोस्टपार्टम ब्लूज़ या पोस्टपार्टम डिप्रेशन को सीरियसली लेना चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल गाइडेंस मतलब बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट चाहिए, पे जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। तो हम सर डिलीवरी के बाद मतलब जाना ही चाहिए एक तरीके से, साइकियाट्रिस्ट को दिखाई देगा, अपना रूटीन चेकअप करा सकते हैं। हाँ, अगर फीमेल सही भी है तो 1-1.5 महीने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट को फीमेल्स को चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा और सुंदर बनाने के लिए एक बार साइकियाट्री का रेफरल लेना चाहिए, उनके पास जाके मिलना चाहिए। और यही चीज़ है चाइल्डहुड डिप्रेशन में। अच्छा, ठीक है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन। मतलब ये पेरेंटिंग का भी पार्ट हो सकता है सर, मतलब पेरेंटिंग भी तो कहीं कहीं असर पाएगी इस पे? पेरेंटिंग का असर चाइल्डहुड डिप्रेशन पे आएगा। अच्छा। उस पे नहीं आएगा, अब फीमेल पे नहीं आएगा नहीं, पोस्टपार्टम पे नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन इस पे आएगा, चाइल्ड पे। चाइल्ड भी इस दुनिया में एक नया है, वो सोसाइटी में एडजस्ट हो रहा है, उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा प्रोन है कि उसको डिप्रेशन हो जाए छोटी छोटी चीज़ों से। और वो कैसे दिखाई देगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा, वो बात नहीं मानेगा, वो आपसे नहीं बोल के टेलीविज़न की तरफ रहेगा, वो दोस्तों में खेलने की जगह अकेला बैठा रहेगा, अपनी ड्राइंग्स जो बनाएगा उसमें सैडनेस नज़र आएगी। जो बच्चे के अंदर चहकनापन होना चाहिए, बदमाशी, शैतानी जो होनी चाहिए, वो नहीं होगी। तो जैसे एक एंगल पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, वैसे ही दूसरे एंगल पे चाइल्डहुड डिप्रेशन है। इन दोनों को हमें बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए, और अगर आपने पहचान लिया तो फिर इसका उपचार सहज है, और अगर आपने नहीं पहचाना तो फिर ये आगे जाके एक विकराल रूप धारण करेगा ही, और आपको भी प्रभावित करेगा अगर आपने नहीं पहचाना तो। ये सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल है, हमारे देश के लिए हार्मफुल है। जी, तो आपने सुना, सर ने कितने अच्छे से समझाया। मेरा सभी उन बहनों से रिक्वेस्ट है जिनका डिलीवरी के बाद का पीरियड है, तो वो डॉक्टर से किसी भी साइकियाट्रिस्ट से एक बार ज़रूर मिले, और अपने ये सारे सिम्टम जो सर ने बताए, इन सब चीज़ को चेक कराएं, क्योंकि ये डिसऑर्डर्स कहीं ना कहीं ये बच्चे की चाइल्डहुड डिसऑर्डर, उनकी पेरेंटिंग पे असर डालते हैं, और स्पेशली आपकी फैमिली पे भी असर डालते हैं। तो आज हम अपने डिप्रेशन का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और भी अगर इसके बारे में किसी को जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में डाल के सर से जानकारी ले सकता है, सर के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है, उसके अंदर हम एंजाइटी पर बात करेंगे, और हम टॉपिक वाइज ही इन सीरीज़ को चलाएंगे। तो एंजाइटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो शो को विराम करते हैं। थैंक यू सर।